अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, चैप्टर 11 एनर्जेटिक्स जो है काफ़ी बायो एनर्जेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बच्चों को याद करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पे वीडियो बनाई जाए। तो पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के वैसे तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन पढ़ने में आसानी हो इस वजह से इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, और ये पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि मतलब इसमें क्या स्टेजेस होते हैं, क्या स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है, क्या एंड प्रोडक्ट होता है, क्या चीज़ इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, क्या चीज़ यूज्ड हो रही होती है, और कितनी चीज़ें और क्या कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है और एक प्रोडक्ट बनता है जो कि कहलाता है पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है फाइनली इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड में होता है। अभी आपने अच्छे से याद रखना है, मुश्किल टॉपिक है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और पेपर में आप इसको बहुत आराम से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम थ्योरी में समझेंगे, बाद में हम थोड़ा सा चार्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मेन जो इसका फंक्शन होता है वो ये होता है कि ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का। अच्छा हाँ, आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि ग्लूकोज जो होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कहाँ पे होती है, उसकी साइट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपने याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस का साइट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे इसके स्टेजेस। तो पहला स्टेज जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक ग्लूकोज मौजूद होता है। अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब मैं बताती हूँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लिखा हुआ है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी कंपाउंड। अब एटीपी आपको पता होना चाहिए पहले तो। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपली कहा जाए तो एटीपी एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अपने अंदर एनर्जी रखता है। ये हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं और एटीपी के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, अब होगा क्या कि पहले स्टेप में ये होगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप एटीपी अपना ट्राइफॉस्फेट है, यानी इसके पास 3 फॉस्फेट हैं, वो अपना एक फॉस्फेट जो है क्या करेगा, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जाके लगवा देगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि उसने अपना एक एटीपी दे दिया ग्लूकोज को और वो कहलाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप में होगा कि एक और एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो अपना जो है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाएगा किसके ऊपर, नहीं उससे पहले जो है एक स्टेप होगा, सॉरी उससे पहले एक ये स्टेप होगा कि पहले तो हमारे पास ये आ गया कि एक फॉस्फेट ग्रुप उसने ऐड करवाया और उसको किस में चेंज कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर क्या होगी, उसके बाद जो है इसी कंपाउंड की, यानी जो कि हमारे पास बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसी कंपाउंड की आइसोमराइजेशन हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं आइसोमराइजेशन क्या चीज होती है। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी कार्बन वगैरह रहते हैं उनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है, उनकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, ना ही उसमें से कोई कंपाउंड या कोई कार्बन वगैरह निकला है और ना ही कोई चीज उसमें ऐड हुई है, सिर्फ उसकी आइसोमराइजेशन हुई है। तो उसको हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या कह देंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हो गए हैं, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि एक और एटीपी आएगा और वो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दे देगा टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट बच जाएंगे इसके पास, एक फॉस्फेट ये अपना दे देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। पहले लगा था हमारा 6 कार्बन पे तो हमने फ्रक्टोज 6 कहा था। अब वाला एटीपी जो अपना फॉस्फेट ग्रुप देगा वो कहाँ लगेगा, पहले कार्बन पे। जब वो पहले कार्बन पे जाके अटैच होगा तो वो कहलाएगा फ्रक्टोज 1,6
बाय फॉस्फेट। 1 यानी 1 पे है, 6 पे लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, और बाय मतलब 2 फॉस्फेट है, एक 1 पे और एक 6 पे। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बन गया दूसरे एटीपी के आकर लगने पे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा स्टेप नंबर 4, उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो है फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, जो यहाँ तक हम आए थे, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे डिवीजन। अभी तक सेम स्टेप आ रहा था, सही है, अब हम करेंगे इनकी डिवीजन। जब ये डिवाइड होंगे 2 हिस्सों में तो क्या करेंगे कि पहले ये 6 कार्बन कंपाउंड था और टूटने के बाद आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे 2। एक कहलाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक कहलाएगा बाय हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों जो शुगर्स हैं वो एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो ये इंटर कन्वर्टेबल भी हैं, और आपने याद रखना है कि यही वो स्टेज है जहां से ग्लाइकोलाइसिस का नेम जो है वो ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो हर स्टेप डबल डबल होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि हर स्टेप जो है समझें डबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक सिंपल स्टेप आ रहे थे, अब यहाँ से ये चीज 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, लेकिन ये दोनों एक जैसी हैं, यानी रिएक्शन एक जैसे होंगे। तो जो चीज मैं यहाँ बताऊंगी वो आपने अज्यूम करना है कि वो यहाँ भी हो रही है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ से डिस्कस करते हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है ना वो चेंज होता है किस में। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड चेंज होता है इनटू 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये आपको सिर्फ इतना लिख के दिखाया हुआ है, आपने लिखना भी इतना ही है, लेकिन मैं आपको डिटेल इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन जो है वो याद रहे। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड किस तरह चेंज हुआ इनटू 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो होगा कि एक एंजाइम होगा और मतलब एक कोएंजाइम होगा। एक एंजाइम जो कि आपके पास क्या मौजूद था, डिहाइड्रोजिनेस, और एक एंजाइम जो आपके पास मौजूद था NAD। ठीक है, ये दोनों एंजाइम मिलके क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेस और उसका कोएंजाइम मिलके क्या करवाएंगे, इसके 2 हाइड्रोजन निकलवा देंगे, यानी इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन को निकलवा देंगे, और निकलवाने के बाद क्या करेंगे, वो बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अभी वो बन गया है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या होगा कि जो है उसके बाद जो है इसमें जो है एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और वो फर्स्ट कार्बन पे जाके लग जाएगा, और फिर ये 3 से 1,3 कहलाएगा, यानी कि पहले सिर्फ 3 पे फॉस्फेट था, अब 1 पे भी है, तो 1,3 बाय फॉस्फो हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। बाकी इस रिएक्शन में इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन निकले थे, तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो गया था। ठीक है, ये वाले स्टेप में जो है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से हो रहा होता है कि इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, तो ये हो जाता है क्या, ऑक्सीडाइज, और इसके अंदर यानी जो NAD मौजूद था हमारे पास, हाइड्रोजिनेज एंजाइम और उसका कोएंजाइम, तो NAD के पास जो है वो 2 हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाते हैं, तो वो हो जाता है रिड्यूस। तो एक चीज ऑक्सीडाइज होती है, एक चीज रिड्यूस होती है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये इसमें चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ना वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होगा। किस तरह से कि जो 1,3 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड थे ना इसके ऊपर, एक 1 पे एक और 3 पे, तो 1 ग्रुप पे जो फॉस्फेट ऐड था वो रिलीज हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ADP यानी जो डाइफॉस्फेट था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके पास जाके ऐड हो जाएगा और बना देगा ATP। अच्छा, पीछे हमने जो शुरू के 2 स्टेप्स पढ़े थे उसके अंदर क्या हुआ था, ATP यूज हुआ था और ADP टूट गया था, तो उसमें एनर्जी यूज हुई थी, तो वो स्टेप्स जो थे वो एनर्जी यूजेज के थे। बाकी जब से ये टूटा है 2 हिस्सों में 3 कार्बन कंपाउंड में, तो अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी बनेगी, यानी ATP बनेंगे, टूटेंगे नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, एनर्जी यील्डिंग फेज। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है और बनाता है ATP। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये होता है कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बचा था आपके पास वो चेंज हो जाएगा इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये कैसे हुआ, इस स्टेप में आपके पास क्या हुआ, जब आपके पास 1 कार्बन से हट गया था फॉस्फेट ग्रुप, तो उसके बाद ये हुआ कि इसकी आइसोमराइजेशन हो गई, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ
3 से हट के जाके 2 पे लग गया। उसके बाद ये हुआ कि ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट था उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और जब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो बना 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो बना था ना उसमें क्या होगा कि एडीपी आएगा फिर से, और क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उसके साथ ऐड होगा एडीपी के साथ, और 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, एक पायरुविक एसिड बनेगा और एक आपका एडीपी जो है फॉस्फेट ग्रुप लेके क्या बना देगा, एटीपी। तो 2 स्टेप ऐसे आए जो कि एटीपी से बना। एक तो ये वाला स्टेप था जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हुआ था, और एक ये वाला स्टेज हमने पढ़ा था, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें कि जब 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 1 कार्बन के ऊपर से एक फॉस्फेट हट के एडीपी पे जाके लग के एटीपी बनाता है। तो शुरू में 2 एटीपी यूज हुए थे और ये 2 एटीपी बने थे। ठीक है, अब इस चीज को मैं मजीद डिफाइन करती हूँ यहाँ से आपकी डायग्राम से। ये हमने पढ़े थे, ये सारे स्टेप जो होते थे एनर्जी ईल्डिंग होते थे। यहाँ पे एनर्जी यूज होती थी, यहाँ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना था, एटीपी यूज हो गया, एडीपी में चेंज हो गया, यानी एनर्जी यूज हुई। इसके बाद फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को चेंज करना था 1,6-बाइफॉस्फेट में, यानी एक और फॉस्फेट ग्रुप लगवाना था कार्बन नंबर 1 पे, तब भी हमने एटीपी से लिया। तो शुरू में ही 2 एटीपी तो यूज हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब 2 कार्बन में 2 हिस्सों में टूटे तो मैंने आपको कहा कि जो रिएक्शन यहाँ होगा वो रिएक्शन यहाँ भी होगा, यानी जो चीजें यहाँ बनेंगी वो चीजें यहाँ भी बनेंगी, 2-2 बनेंगी। तो आपने ये किया कि यहाँ पे जो स्टेप था कि ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ था, यानी 1 कार्बन पे भी जाके लगा था। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये हुआ था कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है फिर आगे रिएक्शन हुआ था और चेंज हुआ था इनटू ग्लिसरेट में। फिर ये वाला स्टेप आपके काम का था कि 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में से 1 कार्बन पे से जब हटा था आपका फॉस्फेट ग्रुप तो क्या हुआ था, एडीपी से जाके कंबाइन किया था और बना था 3-फॉस्फो, यानी यहाँ पे आपके पास एक एडीपी बना था, एक एटीपी यहाँ पे आपके पास बना था, ये ईल्ड हुआ था। तो जब एक यहाँ बनेगा तो एक यहाँ भी बनेगा, यानी इस स्टेप में टोटल 2 एटीपी आपके पास अभी आ गए, एक इधर से एक बना और एक इधर से एक बना। बाकी ये वाला स्टेप जो था जिसमें फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ था पायरुविक एसिड में, वहां भी एक एडीपी से एटीपी बना। तो एक एटीपी ये वाले पूरे स्टेप्स की चेन में बनेगा और एक यहाँ भी चेन चल रही होगी तो यहाँ भी बनेगा। तो 2 एटीपी यहाँ से भी आपके पास आ गए। तो टोटल एटीपी आपके पास कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, 2 यहाँ से बने क्योंकि दोनों के सेम रिएक्शन होंगे, 2 यहाँ से बने और 2 यहाँ से बने, तो टोटल आपके पास आ गए 4 एटीपी। अब इन 4 एटीपी में से जो है ये वाले 2 एटीपी तो शुरू में ही यूज हो गए थे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और आगे फ्रक्टोज में ऐड करवाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप। तो 2 एटीपी यूज हो गए थे, तो इसके अंदर से 2 एटीपी तो हम माइनस करवा देंगे। जब हम इनमें से 2 एटीपी माइनस करवा देंगे तो हमारे पास बचे टोटल 2 एटीपीज। तो हमने याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में वैसे तो 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन क्योंकि शुरू में 2 एटीपी यूज हो जाते हैं इस वजह से हम कहते हैं कि नेट गेन जो हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में वो है 2 एटीपीज का। ठीक है, आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस में कुछ भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि ग्लूकोज जो है स्टार्टिंग प्रोडक्ट है और पायरुवेट जो है एंड प्रोडक्ट है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बीच के स्टेप सिर्फ लॉन्ग लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप एमसीक्यू के हवाले से बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आपने एंड प्रोडक्ट याद करना है, एटीपी काउंट याद रखनी है, ग्लूकोज स्टार्टिंग प्रोडक्ट याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि फॉस्फोराइलेशन ये होती है कि किसी चीज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कराया जाता है तो उसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।